उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे चुनाव का माहौल हो या फिर किसी तरीके की राजनीतिक गतिविधियां घटित होती रही हो, यादव परिवार का अहम योगदान उसमें होता है। इस लोकसभा के चुनाव में भी यादव परिवार ने एक अलग यहां पर छाप छोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की टिकट से अपने ही परिवार के 4 सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारा। खुद अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। डिंपल यादव को मैनपुरी से उतारा गया। बदायूं लोकसभा सीट से आदित्य यादव की यहां पर पॉलिटिकल लॉन्चिंग की गई और धर्मेंद्र यादव को 2022 में हार मिलने के बावजूद भी एक बार फिर से आजमगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतार दिया गया। ऐसे में अपने इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में परचम लहरा दिया है। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल की राजनीति में जिस तरीके का प्रदर्शन यहां समाजवादी पार्टी का रहा है, उस प्रदर्शन ने तमाम राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा दी है। अखिलेश यादव क्या आखिरकार इतने प्रभावी हो गए हैं इस वक्त आकर के कि योगी आदित्यनाथ के तमाम हिंदुत्व के यहाँ पर बयानबाजी के जरिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम यहाँ पर तीखे वारों के जरिए भी क्या उत्तर प्रदेश की जनता उनको अपना इतना समर्थन देने योग्य समझती रही कि यहाँ पर केंद्र की सत्ता बनाने तक उनका रास्ता भी साफ हो गया है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति, समाजवादी पार्टी का यहाँ पर बढ़ता हुआ कुनबा और अखिलेश यादव की तमाम रणनीतियां बीजेपी की नींद तो उड़ाई दी है, लेकिन क्या यहाँ पर तमाम और जो छोटे सहयोगी दल हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पुरोधा बताने की कोशिश करते नजर आ रहे थे, ये यूं सोचते हुए नजर आ रहे थे कि यदि हमारा सहयोग नहीं मिलेगा तो समाजवादी खत्म हो जाएगी। क्या अखिलेश यादव ने उन तमाम जो है अटकलों को यहाँ पर करारा झटका दिया है? देखिए, बिल्कुल। अब पहली बात तो दिनेश ये है कि अखिलेश यादव अपने पिता के बाद पहली बार ऐसा था कि कोई लोकसभा चुनाव में पूर्ण तरीके से हिस्सा ले रहे थे, तो उनके ऊपर उम्मीदें और ज्यादा थी, निगाहें और ज्यादा थी, क्योंकि यहां से सपा का भविष्य तय होना था। आपने देखा कि 2022 में भी लगातार विधानसभा चुनावों के दौरान अखिलेश यादव ने खूब जमकर मेहनत की थी, लेकिन सरकार बनाने से चूक गए और 100 के या 110 के आसपास के आंकड़े पे सिमट कर रह गए। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं और जिस तरह की संज्ञा अखिलेश यादव राहुल गांधी को दी गई थी, यूपी के 2 लड़के, और लेकिन उन्होंने जिस तरह से लड़कर कमाल किया है वो अपने आप में एक अलग कहानी बयान करता हुआ नजर आता है। आपने सही कहा कि जो समाजवादी पार्टी उसने उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों के मामले में इतिहास रच दिया है। 37 सीटें और खुद अखिलेश परिवार के हिस्से में 5 की 5 लोकसभा सीटें आने का मतलब ये है कि अब जो जनाधार उन्होंने खो दिया था, क्या वो जनाधार वापस उनके पास आ गया है। और जो बीजेपी लगातार धर्म की राजनीति और जिस तरह की कह सकते हैं कि जो बहुत उम्मीदें दिखाकर राजनीति करती थी, क्या सब उम्मीदें अब जनता को वो समझ में आ गई कि आप करेंगे कुछ नहीं लेकिन बिल इतना बड़ा फाड़ देंगे, और वो कहीं ना कहीं चीज अब जनता को हिट करती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि 37 सीट दिनेश जीतने का मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर ये बताता है कि समाजवादी आधे उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया। खुद सपा की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो यहाँ पर तकरीबन 45 के आसपास का आंकड़ा बनता है दिनेश, जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि बीजेपी ने शायद अखिलेश यादव को हल्के में ले लिया था और शायद उनके बारे में बात नहीं कर रहे थे, बात भी कर रहे थे तो शहजादा की अगर बात कर रहे थे, कुछ उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन क्या जानकारी उनको है और क्या नहीं है, मेरे ख्याल से उन्होंने बीजेपी को अच्छे से समझा दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर जनता ने भी भरपूर समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का चुनावी माहौल तैयार करने की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोशिश की गई, राम मंदिर की जो है 24 जनवरी 2024 को यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस तमाम जो घटनाक्रम ने यहाँ पर एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने इस तमाम जो है रणनीतियों का तोड़ निकालते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है। अमन जी, अपर्णा यादव का जिक्र मैं करना चाहूंगा। एकमात्र ऐसी नेत्री जो राजनीतिक रूप से सक्रिय है लेकिन सियासी आधार कुछ नहीं है हाथ में। आखिरकार इस लोकसभा चुनाव में भी उनके पल्ले हाथ कुछ लगता हुआ नजर नहीं आया। तो क्या अब अपर्णा यादव भी समाजवादी पार्टी का रुख करने वाली है? देखिए दिनेश, आपकी सवाल खत्म होने से पहले मैं इसलिए बोलना चाह रहा था कि अपर्णा यादव अगर सपा में आई होती तो सपा कुनबे को 5 सीटें मिली हैं। जो यादव परिवार की बात करें तो अपर्णा की भी एक सीट बढ़ जाती और वृद्धि हो जाती। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अपर्णा यादव जिस तरह से
बीजेपी के अंदर अपने आप को बहुत बंधा हुआ सा महसूस करती हैं। आप देखिए 1.5-2 साल उनको बीजेपी के अंदर हो गए, आप काउंट कर सकते हैं कि एक भी मौके पर उनको तवज्जो नहीं दी गई। आपने देखा कि मैनपुरी में घुमा फिरा कर कहा जाता है कि आप चुनाव लड़िए, जाइए अपने परिवार के बीच में कह सकते हैं कि आप जो है लड़ाई करते हुए नजर आइए, जो राजनीतिक लड़ाई है वो लड़ते हुए नजर आइए। लेकिन अपर्णा ने साफ कहा कि मुझे आप चाहे रायबरेली से चुनाव में उतार दीजिए, लेकिन मैं मैनपुरी नहीं जाऊंगी। तो ये अपने आप में पता चल जाता है दिनेश की अपर्णा यादव की स्थिति बीजेपी में कितनी असहज है और किस तरह से उनको बीजेपी के अंदर ट्रीट किया जा रहा है। और मुझे अब ऐसा लगता है वाकई कि यहाँ से जिस तरह से सपा मजबूत हुई है उसके बाद जरूर अब अपर्णा यादव की वापसी यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि शिवपाल यादव को बहुत करीबी मानती हैं, बहुत उनसे स्नेह करती हैं और यही वजह है कि अब एक बड़ी कह सकते हैं कि वापसी उनकी यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। अगर ऐसे में उनकी वापसी होती है तो ये मानकर चलिए कि सपा यहाँ से और ज्यादा मजबूत होगी, वहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। अमन जी, आखिरी सवाल ये रहेगा कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे उस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन प्रियंका गांधी का जिक्र मैं अवश्य करना चाहूंगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने लीड किया था उत्तर प्रदेश में। क्या यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो समर्थन दिया गया समाजवादी पार्टी को, और अखिलेश यादव ने कहा कि भैया आप इतनी सीटें लीजिए, इन पर मेहनत करिए, चुनाव लड़िए, जीत दर्ज करिए, क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो ये एक जुगलबंदी इस चुनाव में देखने को मिली, क्या यहाँ पर दोनों पार्टियां लंबे वक्त तक एक दूसरे के साथ चलने में यहाँ पर कहीं ना कहीं सहमत होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल दिनेश जी, मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में बात करना चाहूँ तो 2019 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में एक सीट आई थी और यही अखिलेश यादव थे जो मायावती से गठबंधन करते हैं। मायावती को 10 सीट आती हैं, लेकिन अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें नजर आती। तो अपने आप में आंकड़े स्पष्ट है कि आज जो स्थिति बनी हुई उसमें सिर्फ यादव परिवार के ही 5 सदस्य हैं और कुल मिलाकर 37 सदस्य यहाँ पे नजर आते हैं। कांग्रेस का भी देखिए 6-7 सीटों पर चुनाव जीती हुई नजर आई, उनकी भी किस तरह से इजाफा हुआ है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मुझे भी लगता है कि गठबंधन आगे चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर कांग्रेस और सपा यूं मिलकर चुनाव लड़ती रही तो विधानसभा चुनाव जो 2027 में है उसको लेकर बीजेपी के अंदर अभी से डर का माहौल जरूर पनपता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कह सकते हैं कि आधा मैदान से ज्यादा इस गठबंधन ने साफ कर दिया। अगर सोचिए, मैं यही जोड़ रहा था कि अगर जयंत चौधरी इधर होते और ओपी राजभर इधर होते और मायावती का समर्थन होता, पल्लवी पटेल यहाँ पर होती, तो क्या स्थिति दिनेश आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कम से कम 60 सीटों पर यहाँ पर नजर आते और एक तरीके से कहा जाए कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आता। बिल्कुल बीजेपी के लिए चिंताजनक विषय है। यहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करके आई थी, लेकिन 2024 के आते आते परिस्थितियां बदल गई। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने वाकई में अप्रत्याशित जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी की जीत के चर्चे चारों तरफ चल रहे हैं और तमाम यहाँ पर जो समीकरण बन रहे हैं उनके आधार पर अब इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। उस बैठक में भी और कहीं ना कहीं सरकार बनाने की रणनीति पर भी यहाँ पर सोच विचार किया जाएगा। देखना यह होगा कि क्या इंडिया गठबंधन जोड़ तोड़ की राजनीति करके भी सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।